नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम एमपी का एक्सरे। इस बार हम बात करेंगे और जायज़ा लेंगे श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पे 6 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं और उन सब में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट सीट कहलाती है वो स्टार सीट श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की है। और यहाँ से इस सीट पे अभी तक 67 से लेके अभी तक 9 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा रहा है। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 3 बार यहां से चुन के लोकसभा में जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 6 पार्लिमानी नशिस्तें हैं। कश्मीर के 3 पार्लिमानी हलकों में बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग शामिल है। श्रीनगर सीट की अहमियत इसलिए भी है कि ये गरमाई दारुल-हुकूमत भी है। 1967 में पहली बार यहाँ से लोकसभा के लिए नुमाइंदा मुंतखब हुआ था। 1967 में चौथे लोकसभा के लिए हुए इंतखाबात में पहली बार यहाँ से बख्शी गुलाम मोहम्मद नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 1982 से लेकर अब तक 3 मरतबा इस सीट को अपने नाम कर चुके हैं। ये सीट 9 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आई है। इस सीट पर कई अहम शख्सियात कामयाबी दर्ज कर चुके हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 6 ही लोकसभा सीटें हैं, मगर सियासत में वक्त आने पर अहम साबित हुई है। हालांकि जम्मू कश्मीर में देख लीजिए सिर्फ 6 नशस्तें हैं और 6 नशस्तें कोई बड़ा मतलब कोई बड़ा नंबर नहीं होता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि कभी कभी एक आदमी भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। आपने देख लिया होगा जब वाजपेयी साहब की सरकार थी तो उसमें एक वोट की वजह से वो गिर गई और वो एक वोट शायद प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़ का था, तो उस वजह से वो गिर गया। 2014 में श्रीनगर की ये सीट पीडीपी के खाते में आई थी। तारिक हमीद कर्रा ने फारूक अब्दुल्ला को 42,280 वोटों से शिकस्त दी थी। 2017 में कर्रा के पीडीपी से मुस्तफी होने और एमपी सीट छोड़ने के बाद यहाँ ज़िमनी इंतखाबात कराने पड़े। ज़िमनी इंतखाबात में फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी के नज़ीर अहमद खान को 10,776 वोटों से शिकस्त दी। 2017 में काफी तनाव के बीच इस सीट पर इंतखाबात हुए थे। श्रीनगर की ये सीट हर सियासी पार्टी के लिए खासी अहमियत की हामिल रहती है। हर जमात यहाँ से जीत हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और पार्टी के उम्मीदवार फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि इस बार के इंतखाबात कई लिहाज से अहम होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए अजीम इत्तेहाद का भी हिस्सा है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त को काफी अहम तस्वुर कर रही हैं। देखिए, मैं समझता हूँ सब कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, खासकर इस इलेक्शन में, क्योंकि जितने भी एमपीज जाएंगे और यहाँ से जाएंगे इस रियासत से, जो फिरका परस्ती के खिलाफ वहाँ लड़ेंगे, उसके लिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी ज़रूरी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो जम्मू की दोनों सीटें जीते और इंशाल्लाह हम तीनों सीटें यहाँ की जीतें, और जो सीट करगिल की और लद्दाख की है उसको भी हम जीतें। हम सब इकट्ठे जो हैं, वो कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हमने इकट्ठे फिरका परस्ती के खिलाफ पार्लियामेंट में लड़ना है। अगर हमने वतन को बचाना है तो जो ये फिरका परस्त सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ हिंदू यहाँ बच सकता है और यहाँ हिंदू राष्ट्र बनेगा, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर का जो संविधान है वो हिंदू राष्ट्र के बारे में नहीं है। वो है वतन सबके लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ज़ोराष्ट्रन हो, जो भी हैं इस वतन के, जो भी रहने वाले हैं, वो साउथ इंडिया से हो, नॉर्थ से हो, ईस्ट से हो, वेस्ट से हो, ये सब के लिए। देखिए, पहले जो श्रीनगर है ये तो दिल है, हमारी रियासत का दिल श्रीनगर है। और ये जो खासकर श्रीनगर सिटी है, दिस इज़ वन ऑफ द जो बहुत पुरानी सिटीज़ में पूरी दुनिया में मानी जाती है ये। तो इसलिए जो यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट है और जो दिल्ली में जाएगा तो वो एक सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ के जो तशख़्ख़ुस को रिप्रेजेंट करता है। तो उस हवाले से मैं समझती हूँ कि लोगों को ऐसा पार्लियामेंट मेंबर चुनना चाहिए जिसको वो दोबारा देखें, जो उनके पास जाए और उनके काम भी करे।
श्रीनगर पार्लिमानी हलके में आम इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत 18 अप्रैल को पोलिंग होगी। 12 लाख से ज्यादा वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के अहल हैं। 12 उम्मीदवार इस मरतबा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा पीडीपी के आगा सैयद मोहसिन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इरफान रजा अंसारी और बीजेपी के खालिद जहांगीर भी मैदान में है। श्रीनगर हलके के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच इंतखाबी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ दीगर पार्टियां और उम्मीदवार वोटरों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। ताहम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बड़े इज्तिमात और रैलियों का फुकदान पाया जा रहा है। रोजमर्रा के मसाइल के अलावा मरकज में मोदी हुकूमत के 5 साल के कामकाज और पॉलिसियां अहम इंतखाबी मुद्दे बन गए हैं। दफा 370 और 35A पर भी खूब बयानबाजी जारी है। इस वक्त अगर आप कंपेनिंग कीनली देख रहे होंगे तो इस वक्त पूरी कंपेनिंग पे बीजेपी का एजेंडा हावी है। बीजेपी जो कंपेन कर रही है, बीजेपी ने कश्मीर को मुद्दा बनाया है अपने इलेक्टोरल प्रोसेस का, तो उसके रिएक्शन में ही सब कुछ हो रहा है। अभी कोई विकास की बात नहीं हो रही है, तामीर तरक्की की बात नहीं हो रही है। जो सबसे बड़ा मामला है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप की बात हो रही है। एक बार फिर एक तो आर्टिकल दफ़ा 370 है, अभी ऑटोनॉमी की बात हो रही है, अभी 35A की बात हो रही है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि जो रूटीन मामले हैं, विकास और तामीर तरक्की और बाकी चीज़ों के मामले हैं, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का दावा है कि उन्होंने अपने हल्के के लिए बहुत सारे काम किए हैं। कामयाबी की सूरत में वो इस इलाके की तामीर और तरक्की और रियासत की खुसूसी पोजीशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद इक़दाम करेंगे। एज MP आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या क्या दिया? मैंने बहुत कुछ दिया। जो आपका ग्राउंड है SP कॉलेज का, उसके लिए मैंने 2 करोड़ खर्चा है। पंथ हॉस्पिटल, इसके लिए मैंने पूरी नई मशीन पिछली दफा दी थी इनको, जो एक ही खून के कतरे से सारे टेस्ट कर सकती थी। इसी तरह मैंने अब उनको उनके 18 लाख मैंने उनको अभी दिए हैं, जो उनकी ज़रूरत थी वहाँ पे स्पेस पैदा करने के लिए। फिर लोकल कामों के लिए मेरे 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनके काम के लिए मैंने पैसा दिया, जिससे उनके छोटे छोटे जो काम थे वो हो सके। और इंशाल्लाह आगे भी मेरी यही कोशिश होगी कि जितना भी मैं यहाँ लोगों की बेहतरी के लिए दे सकूँ वो देता जाऊँ। बीजेपी उम्मीदवार खालिद जहांगीर का इल्जाम है कि अब तक सियासी पार्टियां लोगों को सिर्फ इंतखाबात के वक्त ही याद करती आई हैं। इनका कहना है कि अब लोग इन पार्टियों से उकता चुके हैं। मेन चुनौती जो मैंने देखी, ये मेरा पहला इलेक्शन है, मैंने देखा कि लोगों में नफरत हो है। उनको मेन स्ट्रीम लीडरों के ऊपर भरोसा नहीं है। और उन्होंने जो और वो जो देखते हैं, जब मैं यंगस्टर्स से मिलता हूँ, उनको मेन स्ट्रीम लीडर आप थोड़ा सा, चाहे वो NC हो, कांग्रेस हो, BJP हो, मतलब उनको वो पसंद नहीं करते हैं। रियलिटी तो यही है ना। गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम अजला पर मुश्तमिल श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त 15 असेंबली सीटों पर मुश्तमिल है। इन अजला के कई पहाड़ी इलाके में गुजर बसर करने वाले लोगों को आज़ादी के 70 साल बाद भी बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। वोटरों का कहना है कि वो ऐसे उम्मीदवार को पार्लियामेंट में भेजेंगे जो सही मानों में इनकी तर्जुमानी करेगा, उनके मसाइल हल करने के लिए जमीनी सतह पर काम करेगा। अपनी तरफ वोटर को अपनी तरफ लुभाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम जो था 2014 के इलेक्शन में हुआ। PDP ने उस वक्त लोगों के साथ बड़े वादे किए थे कि हम इस तरह करेंगे, लोगों के साथ, लोगों के रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे वादे किए थे। लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख लीजिए हालात ऐसे क्रिएट हुए कि नौजवानों की आंखें निकाल दी पैलेट गन मार के। तो ये ज़िंदगी में पहला ऐसा वाक़या हुआ कि जब एक पार्टी ने झूठे वादे लोगों के साथ करके तो फिर इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ। अब दूसरी बात, फारूक साहब ने जो इस वक्त कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ बात करें या पाकिस्तान की तारीफ़ करें, तो देख लीजिए ये वही फारूक साहब है जिसने चीफ मिनिस्टर ये कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर गोले बरसाए जाएं। बोलने के काबिल हूँ, बोल बोल के थक गया हूँ। बोलता रहा और सुनता रहा और चलता रहा, मगर मैं कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से जितनी गुर्बत आई वो कंगन इलाके में आके छुप गई है। इसको जगह यहाँ पे मिली और किसी जगह नहीं मिली। इसको कर्जदारी तो यहाँ पे है, बेरोजगारी तो यहाँ पे है, कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे है।
बस इतनी मेरी बात है और मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ कि सबसे बड़ी मुसीबत और बीमारदारी ये है कि गुर्बत है यहाँ पे। अच्छा है, मुख्तलिफ पार्टियाँ इस मैदान में आई हैं, तो एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सेंट्रल में कश्मीर की तरफ से। और आज इसकी इब्तिदा श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो हो रही है, अच्छा कदम है। इससे तामीर तरक्की हो सकती है इलाके में और इकनॉमिकली बहुत बेहतर है ये प्रोग्राम। इस वक्त पार्टी इस मैदान में छोड़ा है और सब लोग मेहनत करेंगे और देखेंगे कौन आदमी बेहतर होगा, आवाम उसको वोट देगा और वो कामयाब हो जाएगा। सेंट्रल में जाकर वो आवाम की बात करेगा, तामीर तरक्की की बात, एजुकेशन की बात करेगा, सोशल इकनॉमिकल पोजीशन के लिए बात करेगा। अच्छा कदम है, कोई गलत कदम नहीं है। हमारे जो यहाँ सियासी हालत है वो डिफरेंट है, वो लोग चाहते हैं कि कुछ हो, कुछ किया जाए। मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, जम्मू के पास ये MP जो है वो हर काम के पीछे है। देखिए वहाँ कल्चरल एकेडमी के 10-12 5-6 डिस्ट्रिक्टों में दफ्तर हैं। डोडा, कश्तवाड़, भद्रवाह, पूंछ, कठुआ, इनमें एकेडमी के दफ्तर हैं। यहाँ एक भी नहीं है। वहाँ 5-8 गैलरी हैं, यहाँ एक भी नहीं है, क्योंकि वहाँ के MP जो है वो जवाबदेह है। यहाँ के MP जवाबदेह नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ये जो अनसर्टेनिटी है ना, मेरे ख्याल में यहाँ के सियासतदान चाहते हैं कि यहाँ अनसर्टेनिटी रहे ताकि उनका कोई हिसाब न ले। वोटर एक जर्नलिस्ट और एनालिस्ट बना हुआ है। हर एक वोटर सोशल मीडिया के ज़रिए हर माइन्यूट सिचुएशन के साथ जुड़ा हुआ है, बल्कि वो ही ऑलवेज रिमेन सो मच अपडेटेड, यू कैन नॉट इमेजिन। इसलिए ये जितने भी लीडरान, जितने भी सियासतदान वोट मांगने के लिए आवाम के पास जाते हैं, उन्हें ये ज़रूर इस बात का एहसास करना चाहिए कि वो लोगों को धोखा नहीं दे सकते हैं और न वो लोगों को कोई ऐसा नैरेटिव पेश कर सकते हैं जो उनको धोखे में रखे, जो उनको एक तरह का फरेब दे कि वो उनको वोट डाले। ऐसी बात नहीं है। हर एक वोटर इतना जागरूक है, इतना समझदार है और सोशल मीडिया के ज़रिए वो इतना बेदार है, उसको कोई इस वक्त धोखा नहीं दे सकता है। जैसे कि मैं स्पोर्ट्स में अभी हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स के बारे में बोलना चाह रही हूँ कि हमें स्पोर्ट्स में कुछ भी नहीं है, मतलब स्कोप ही नहीं है। जैसे कि मैं नेशनल प्लेयर हूँ, हमें यहीं से नेशनल प्लेयर्स को यहीं से भरना पड़ता है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमें कोई स्पॉन्सरशिप कुछ भी नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। सो मैं यही चाह रही हूँ कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें कोई ऐसा बंदा उठे जो सब स्पोर्ट्स में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करे, जैसे कि तजमुल इस्लाम है, बाकी सब वो सब रिप्रेजेंट अच्छे से हो, क्योंकि स्पोर्ट्स में यहाँ पे कुछ भी स्कोप नहीं है। बात करें अभी यूथ के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, टोटली कुछ भी नहीं हो रहा है कश्मीर में। तो यूथ के लिए इनको सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। यूथ के लिए बहुत सारी चीज़ें, लाइक कोई किसी फील्ड में जाना चाहता है, या इतने सारे लोगों ने यहाँ पे एजुकेशन पढ़ी है, कोई किसी में एडजस्ट नहीं हो रहा है, एक्टिंग के फील्ड में, सिंगिंग, मतलब हर किसी चीज़ में इंसान को इनको चाहिए कि मतलब यूथ के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। खुशहाली चाहिए बेचारे, खुशहाली मतलब रोजा तम से ठीक अगर मतलब ये मतलब ऐसे कैंडिडेट इस मतलब लुकन मज खुशहाली जान काम करान, मतलब ये मुसीबत योत आमुत यह गोस वनस तम वो मुसीबत यह गोस तम खुद नुमायन साथ चारान, मतलब असल पहमत, मतलब इस बड़े असल पे पकना है ये बाकी प्रोग्राम MP का एक्सरे जारी है। अठारह तारीख को होने वाले इंतखाबात के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में है और इनका मुकाबला मौजूदा MP डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ रहेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो सियासी मुबस्सिर है, उनका ये कहना है कि फारूक अब्दुल्ला की शख्सियत इतनी उन पे भारी है और उनके मुकाबले में जितने भी उम्मीदवार हैं उनका नाम भी लोग नहीं जानते हैं और फारूक अब्दुल्ला की ये सीट कैटवॉक साबित हो सकती है। रियासत की चंद सीटों पर NC और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद हुआ है। इसके चलते श्रीनगर में कांग्रेस ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हिमायत का फैसला किया है। कई लोगों का मानना है कि इस वजह से यहां से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पलड़ा भारी है।
जहाँ तक ताल्लुक़ है श्रीनगर की पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी का, ये मुझे लगता है कि वन साइडेड कॉन्टेस्ट है। तो क्योंकि ये डिपेंड है, ये लाजमी है था कि फारूक अब्दुल्ला को जब वो पार्लियामेंट के मेंबर थे तो होना ये चाहिए था कि उनको काम पे वोट मिलता, लेकिन आज की डेट में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मतलब जो एक विजिबल होगा श्रीनगर, बडगाम या गांधरबल में। लेकिन जो कैंडिडेट उनके अपोजिट में है वो ना के बराबर है। मुझे लगता है कि जो पीडीपी का कैंडिडेट है शायद उसको मैं भी नहीं जानता हूँ, शक्ल से मैं भी उसको नहीं जानता हूँ, हो सकता है कि नाम से मैं जानता हूँ लेकिन मैं उसको जानता नहीं हूँ, और अमूमी तौर पे वहाँ पे उनको कोई नहीं जानता है। सो बेसिकली एक पावरफुल कैंडिडेट नहीं है श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वन साइडेड कॉन्टेस्ट है। पीडीपी ने भी अगरचे श्रीनगर से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, मगर पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला को कुछ ज्यादा तनकीद का निशाना नहीं बनाया। बीजेपी का कहना है कि कश्मीर को खानदानी राज से निजात दिलाने की जरूरत है। देखिए, हमारे कैंडिडेट जो हैं हमारे हिसाब से द बेस्ट जो हमारे पास था हमने दे दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कारकर्दगी पर कुछ नहीं कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बुजुर्ग हैं, लीडर हैं, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े लीडर हैं, मैं बचपन से उनको देखे आ रहा हूँ। फारूक अब्दुल्ला मेरे सामने एक यंग मेन स्ट्रीम लीडर जो बिलीव करता है कि हमारा फ्यूचर हिंदुस्तान में है। मैंने उसको देखा है हिंदुस्तान का रूप कश्मीर में। ही इज़ ए प्रो इंडियन, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज अ कश्मीरी अगर मैं 0 वोट भी ले लूँ, ये एक रेफरेंडम होगा कश्मीर की तरफ से, दिल्ली वालों को एक रेफरेंडम कि इन लीडरों ने कश्मीरी आम कश्मीरियों को दिल्ली से कितना दूर किया है। खुद तो ये क्लोज हो गए, खुद फारूक साहब कल आंध्रा गए थे, परसों बंगाल गए थे, खुद महबूबा मुफ्ती की पूरे रिश्ता हिंदुस्तान में है। लेकिन ऐसा क्यों है 47 के बाद इन लीडरों ने खुद तो हिंदुस्तान में संभाल लिया अपने आप को, लेकिन एक कश्मीरी नौजवानों को, कश्मीरी इंटरप्रेन्योर को, कश्मीरी स्टूडेंटों को हिंदुस्तान से नफरत कराई। ये एक रेफरेंडम होगा उन लोगों को, दिल्ली वालों को दिखाने के लिए, देखो भाई जिनको आपने पैसा दिया, जिनको आपने मकान तक बनाए, इनकी शादियां तक कराई, वो आज उन्होंने ये जहर यहाँ पे फैलाया है, और ये जहर एक रेफरेंडम होगा मेरा ये इलेक्शन वोट। देखिए जी, ये तो पूरे कश्मीरी को पता है, लोगों को भी पता है कि किसने क्या किया। अगर किसी ने कुछ किया होता आज तक तो हम सिंपल, जैसे मैं तो आम एक सिंपल इंसान हूँ, जैसे आम कोई पब्लिक है उन्हीं में से मैं भी सिंपल, मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल ग्राउंड है ही नहीं मेरा, ना मैं कोई नेतागिरी से हूँ, तो मैं फिर क्यों मजबूर हो जाता कि ये स्टेप उठाने में। उन्होंने जब कुछ किया ही नहीं तो तभी हम खड़े हो गए हैं कि इंशाल्लाह ताला हम जो कुछ यहाँ होगा हम करेंगे। लोगों से यही संदेश है मेरा कि उनसे रिक्वेस्ट है कि वो देखें कौन लोग इससे पहले 60-70 सालों से यहाँ से हुकूमत, चाहे किस पार्टी से थी या किसी से नहीं थी, उनको पता है कि उन्होंने आज तक 70 सालों में कुछ किया ही नहीं। हम कुछ अलग करना चाहते हैं। 2014 की शिकस्त को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए राह आसान भी नहीं है। ऐसे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ज्यादा से ज्यादा मुकामात पर इंतखाबी रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं। याद रखिएगा, कोई इम्तिहान आसान नहीं होता है, और कभी मद मुकाबल को कमजोर मत समझिए। जिसने भी मद मुकाबल को कमजोर समझा वो गिर गया। और मैंने पिछली दफा भी देखा, जब मैं गिर गया था 2014 में, ये लोग समझते थे मद मुकाबल कमज़ोर है, और जिन पे हमें उम्मीद ही थी, क्योंकि हमारे सारे मेंबर असेंबली हमारे थे, मगर वो अपना जो काम था वो लोगों के सामने बेच नहीं सके, और हमें शिकस्त उठानी पड़ी उस वक्त, और उसका इफ़ेक्ट फिर असेंबली इलेक्शन पे भी पड़ा। इस दफ़ा मैं उम्मीद करूँगा कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे लोग काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, और अल्लाह ताला ही, वो कहता है मैं ही इज्जत देने वाला हूँ, मैं ही जिल्लत देने वाला हूँ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर अक्सर ये इल्जाम लगता है कि वो कश्मीर में एक और कश्मीर के बाहर दूसरी जबान बोलते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने इन इल्जामात को सिरे से मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस के ज़माने से मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे, क्योंकि उनके पास कोई और आरोप तो है नहीं। मैं इनसे ये पूछता हूँ, मुझे ये बताइए मैंने कौन सी बात दिल्ली में कही और यहाँ नहीं की, या जम्मू में की और यहाँ नहीं की, या आंध्रा गया वहाँ की और यहाँ नहीं की। इनके पास उसके वो जवाब ही नहीं है।
ये कहते हैं कि यहाँ पे आप जो सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं, बाहर जाके आप उन्हें। मैं सेपरेटिज्म को कभी सपोर्ट नहीं करता। मैंने हर वक्त कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हमारा इलाक़ उन्हीं के साथ है, उन्हें हमारे इलाक़ को समझना चाहिए। वो इलाक़ किसी बुनियाद पे रखा गया है, 370 उसी के लिए बनाया गया जिसको हमारे लोगों ने कमज़ोर किया। सभी छोटी बड़ी पार्टियां लोगों को रिझाने के लिए उनके बीच में जा रही हैं और इस सीट पे 18 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं और हर किसी की नज़रों में अब यही सवाल है कि इस बार कितने वोटर्स बाहर आएंगे। अगर बात करें 2017 में तो बाइकॉट के चलते और जो हालात रहे उसकी वजह से कम पोल परसेंटेज रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इस बार सबकी नजरें हैं कि जो भी यहाँ से नुमाइंदा चुन के लोकसभा में जाए वो बारी वोट्स लेके वहाँ पे जाए और यहाँ से जाके वो उनकी तर्जुमानी वहाँ पे करे, दिल्ली और श्रीनगर के बीच में एक पुल का काम करे। और कौन अब यहाँ से कामयाब होते हैं ये इंतखाबात के बाद रिजल्ट के दिन ही पता होगा। उम्मीद करता है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से फिर आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।